नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। जूलॉजी और बॉटनी पढ़ने वाले नहीं जानते कि एनिमल और प्लांट ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पर भारत में वृहद शास्त्र और संहिताएं लिखी गई हैं। भारतीय मनीषियों ने मनुष्य के दुख दर्द का निदान ही आयुर्वेद के रूप में प्रदान नहीं किया, अपितु पशु चिकित्सा के लिए शालिहोत्र संहिता और पेड़ पादप के ज्ञान और उपचार के लिए वृक्षायुर्वेद जैसी कृतियां भी उस कथित अल्ट्रा मॉडर्न हो चुकी पीढ़ी को प्रदान की हैं, जिनके देखने समझने का चश्मा भी इंपोर्टेड है। वृक्षायुर्वेद नाम से महर्षि पाराशर तथा कवि सुरपाल की कृतियां प्राप्त होती हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। तथापि संज्ञान रखें कि इनके अतिरिक्त भी अनेक प्राचीन ग्रंथ वृक्षों पादपों में जीवन तत्व को स्वीकार कर उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए लिखे गए हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान पर पाश्चात्य शोध 18वीं सदी से अधिक पुराना नहीं है। आरंभ में फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत घुमक्कड़ शोधार्थियों ने पौधों के धरती पर विस्तार और प्रकार के वर्गीकरण पर काम किया। विदेशी तो छोड़िए, भारतीय बॉटनी की पुस्तकें भी नहीं बताती कि अथर्ववेद में पौधों की आकृति तथा प्रकार के आधार पर 7 उपविभागों अर्थात वृक्ष, तृण, औषधि, गुल्म, लता, अवतान और वनस्पति के रूप में वर्गीकरण किया गया था। जब कथित आधुनिक बॉटनिस्टों ने शैवाल, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत्त बीजी जिम्नोस्पर्म तथा आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म के तौर पर ज्ञात पादप जगत को अलग अलग करना आरंभ किया था, उससे पहले ही भारत में वर्गीकृत पादपों के विषाक्त और अविषाक्त जैसे वर्गीकरण भी हो गए थे। यहां तक कि उनके औषधीय गुणों पर मोटे मोटे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। लंबे समय तक पाश्चात्य वैज्ञानिक जगत पौधों में जीवन होने को मान्य नहीं करता था। गर्व है कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने पश्चिमी दुनिया को यंत्रों के माध्यम से सिद्ध कर बताया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। इस उपलब्धि को गर्व के साथ अंगीकार करने के बाद भी जोड़ना होगा कि महाभारत का शांति पर्व कहता है, सुखदुःखयोश्च ग्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणाम जीवं पश्यामि वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते, अर्थात वृक्ष के कट जाने पर भी उनमें नया अंकुर उत्पन्न हो जाता है। वृक्ष सुख दुख को ग्रहण करते हैं। इस अनुभव से मैं पाता हूं कि वृक्षों में भी जीवन है, वे अचेतन नहीं है। क्या महर्षि चरक ने यही बात नहीं कही थी? तच्चेतनावद चेतनंच, अर्थात जीव जंतुओं की तरह ही पादपों वृक्षों में भी चेतना होती है, जीवन होता है। पुरातन शोधों द्वारा वृक्षों में चेतना होने के बोध के कारण ही वृक्षायुर्वेद जैसी कृतियों की रचना संभव हुई थी। महर्षि पाराशर की कृति वृक्ष आयुर्वेद के 6 भाग हैं: बीजोत्पत्ति कांड, वानस्पत्य कांड, गुल्म कांड, वनस्पति कांड, विरुद्धवल्ली कांड और चिकित्सा कांड। कृति में बीज से वृक्ष बनने तक की बारीकियां हैं। आपो हि कललम भूत्वा यत् पिंडस्थानुकं भवेत् तदैवं व्यूहमानत्वात् बीजत्वमधिगच्छति, अर्थात जल से नमी को प्राप्त कर बीज का मध्य भाग अर्थात न्यूक्लियस सक्रिय होता है। वह पृथ्वी से ऊर्जा और पोषक तत्व ग्रहण कर पादप के रूप में प्रस्फुटित होता है, विकसित हो वृक्ष बन जाता है। यह ठीक है कि डच वैज्ञानिक इंगेनहाउस को प्रकाश संश्लेषण की खोज का श्रेय दिया जाता है अथवा दिया जाना चाहिए, परंतु पाराशर की कृति से यह उदाहरण भी देखें कि पत्राणि तु वातात परंजकानि अभिगृहन्ति, अर्थात जल, वात या वर्तमान संदर्भों में कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं रंजक अर्थात क्लोरोफिल से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कृति में महर्षि पाराशर ने क्रमिकता से मृदा के प्रकार, वृक्षों के भाग, फलों के प्रकार, फलों के गुण, वनों के प्रकार आदि सहित पादप चिकित्सा पर अपने शोध को प्रस्तुत किया है।
वृक्ष आयुर्वेद का अंतिम अध्याय बताता है कि पेड़ पौधों की कितनी सूक्ष्म जानकारी उस युग में संग्रहित कर ली गई थी। वह चिकित्सा के उपाय भी सुनिश्चित कर लिए गए थे। इस कड़ी में कवि सुरपाल विरचित वृक्षायुर्वेद का उल्लेख आवश्यक है। वही कवि सुरपाल जिनकी उक्ति है कि 10 कुएं एक तालाब के बराबर, 10 तालाब एक झील के बराबर, 10 झील एक पुत्र के बराबर और 10 पुत्र मिलकर एक पेड़ के समतुल्य होते हैं। कवि सुरपाल लगभग 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के शासक भीमपाल के राज में दरबारी, वैद्य और कवि थे। 325 श्लोकों वाले उनके ग्रंथ वृक्षायुर्वेद में बीज की गुणवत्ता, बीज संरक्षण, बीज का संस्कार अर्थात ट्रीटमेंट करने सहित बीजारोपण के लिए भूमि का चुनाव, गड्ढा खोदने, सिंचन, खाद प्रयोग व पोषण, बाग का विन्यास, पौधों के रोग, आंतरिक व बाह्य रोगों से पौधों की सुरक्षा, पौधों की चिकित्सा पर वृहद वर्णन है। चूंकि वृक्ष में जीवन माना गया है, इसलिए वात, पित्त, कफ से उन्हें व्याधि होने की संकल्पना देते हुए सुरपाल ने उपचार बताए हैं। उदाहरण के लिए पेड़ों के कफ संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए कड़वा, तेज और कठोर काढ़ा जो 5 पौधों की जड़ों अर्थात श्रीफल, सर्वतोभद्र, पटाला, गणिकरिका और स्योनाक के साथ सुगंधित जल मिलाकर तैयार होता है, लाभ प्रदान करता है। पेस्ट कंट्रोल का यह उदाहरण भी देखें कि जिन लताओं को कीड़ों ने खा लिया है उन पर तेल मिले पानी का छिड़काव करना चाहिए। राख और ईंट की धूल से बने चूर्ण का छिड़काव करने से पत्तियों पर लगे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अनेक पेड़ पौधों और फसलों के उपचार करने के उपाय वृक्षायुर्वेद में बताए गए हैं। वृक्षायुर्वेद में दिए गए उपायों का उपयोग थियोसॉफिकल सोसाइटी चेन्नई ने बीमार आम के वृक्षों पर किया था। पेड़ स्वस्थ हरे भरे हो गए। इसी तरह चेन्नई के ही स्टेला मेरी कॉलेज में बॉटनी के छात्रों ने गुल मेहंदी के पेड़ में वृक्षायुर्वेद द्वारा सुझाए गए नुस्खों का प्रयोग किया। इससे न सिर्फ फूलों के गुच्छे घने लगे बल्कि उनका आकार भी पहले से बड़ा था। जब भी कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान को या तो बख्तियार खिलजियों ने जलाया अथवा अंग्रेज लूट कर ले गए, तो इस बात पर खिलखिलाने के लिए ऐसे नव वैज्ञानिक लठ लेकर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने आजीवन कोई आविष्कार खोज तो छोड़िए, ज्ञान विज्ञान की प्रगति में 4 पंक्ति का भी योगदान नहीं किया है। जान लीजिए कि लंबे समय से अज्ञात रहा ग्रंथ कवि सुरपाल विरचित वृक्षायुर्वेद वर्ष 1996 में एशियन एग्रो हिस्ट्री फाउंडेशन के डॉक्टर YL नेने द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त किया गया है। साम्राज्यवादी और लुटेरे अंग्रेजों ने और कितना भारतीय ज्ञान अपने पास दबा रखा है कहना कठिन है। इसलिए स्वयं को दिलासा देते रहिए कि यह वैज्ञानिक युग है और विज्ञान पश्चिमी देशों से भारत आया है। इसके उलट यदि भारतीयता पर गर्व है तो प्रयास करना होगा कि वृक्षायुर्वेद जैसे ग्रंथों का पुनर्जीवन हो, वनस्पति शास्त्र के सिद्धांतों में भारतीय पुराशोधकर्ताओं को भी ससम्मान स्थान प्राप्त हो सके। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।